राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो दोस्तों, आज मैं सबसे पहले आपको, कल मैंने सीडीपी करा दी थी इस पेपर की। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहा करें। तो कल आपने सीडीपी की क्लास देखी थी, आज मैं आपका मैथ कराए दे रहा हूँ और ऐसे ही आपका ईवीएस। अगर आप लोग दोस्तों बहुत अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपने वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हैं, तो मैं वीडियो को पूरा पेपर एक सेट एक ही वीडियो में डाल दूंगा, जो कि आपका बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहा करें। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है आपका सी टेट का ये जो मैं पीवाईक्यू के सेट करा रहा हूँ, 21 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो प्रिपेयर हो जाओ, एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाओ। तो मैथ का ये दोस्तों प्राइमरी लेवल का पेपर है। तो मैथ का यहाँ आपका क्वेश्चन 1 है 5/2 -2/5 इज इक्वल टू 5/2 और -2/5 बराबर है। तो ए आपका होगा 2 1/10, 10 1/10, 10 1/5, 22/10। तो ए आपका सही है दोस्तों, 2 1/10 आपका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल है। तो दोस्तों, 5 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है, पहले आप उसको निकालेंगे। तो 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या होती है 999 और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या होती है 100। और इनका योगफल कितना होगा, ये आपका निकल आया। आयो आपका मतलब डी ऑप्शन सही हो गया। 11 1/4 मीटर लंबे तार के एक रोल से 3/4 मीटर लंबे तार के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। 15 15 12 और 11। तो एक रोल तार की लंबाई 11/4 और मीटर या 45 ये हमने इसको सही लिख दिया, जो मिक्स्ड में है इसको हमने सही फ्रैक्शन में लिख दिया। तो काटे जाने वालों की हो गई ये, तो आपका आंसर आ गया 15 टुकड़े। ठीक है दोस्तों, 1300 प्लस 13 इकाई प्लस 13 दहाई प्लस -1000 बराबर है। देखिए, 1300 प्लस 13 इकाई प्लस 13 दहाई -1000 बराबर है। तो 1443 -1000 443। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, यदि 0.239 प्लस 0.93 माइनस 1.29 बराबर 3.92 माइनस के है, तो के में क्या जोड़ा जाए कि यह 3 के बराबर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ते में क्या जोड़ा जाए जो यह 3 के बराबर हो जाए। तो आपका ते के में जोड़ा जाएगा दोस्तों 0.959। आइए देखते हैं कैसे। 0.239 प्लस 3.169 माइनस 1.29 इज इक्वल टू 3.29 माइनस के, तो 1.879 इज इक्वल टू 3.29 माइनस के इज इक्वल टू 3.92 माइनस 1. तो के की वैल्यू आ गई इतनी, तो के में कितना जोड़ देंगे जो हमारा हो जाए, तो 959 जोड़ देंगे, जिससे हमारा 3 के बराबर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हमें ये जानने के लिए कि के में कितना जोड़ें वो 3 के बराबर हो जाए, सबसे पहले तो हमें के की वैल्यू निकालनी होगी, फिर उसमें जितना कम होगा उतना हम जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, 60 72 तथा 84 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का योगफल क्या है। 1272, 2532, 2508 और 2544। तो 60 72 84 का सबसे एलसीएम क्या होगा, सार्वगुणज एलसीएम निकाल लिया हमने, तो इनका एलसीएम आ गया 2520। और सबसे बड़ा गुणनखंड एचसीएफ निकाल लिया, तो एचसीएफ आ गया 2532, सॉरी 2520, और वो टोटल आ गया हमारा 2532 और एचसीएफ आ गया 12, तो आ गया आपका आंसर 2532। चलिए दोस्तों, 2532 आपका सही है, इसका मतलब आपका बी सही है। रमा के पास केवल 50 और 100 के नोट हैं। यदि उसके पास नोटों की कुल संख्या 25
और रुपये 1600 का धन है तो उसके पास 50 और 100 के नोटों की संख्या क्रमशः 18 और 7। आइए देखते हैं कैसे। 50 के नोटों की संख्या x है, तब 100 के नोटों की संख्या 25 माइनस एक्स होगी। तो प्रश्न अनुसार 50x माइनस 100, 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1600। तो माइनस 50x प्लस 2500 इज इक्वल टू 1600। 50x इज इक्वल टू 900, x इज इक्वल टू 18। 100 के नोटों की संख्या 25 माइनस 18 इज इक्वल टू 7। अतः 50 और 100 के नोटों की संख्या क्रमशः 18 और 7 है। तो 8वां प्रश्न है। चलिए दोस्तों 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। सविता विद्यालय की एक गोष्ठी में 9:30 सुबह AM से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपनी सहकर्मी से आधा घंटे पहले पहुंची, जो कि इस गोष्ठी के लिए 35 मिनट की देरी से पहुंची। तो इस गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? तो 9:05 AM, 9:10 AM, 9:35 AM और 9:25 AM। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो आपका होगा, आइए सविता की विद्यालय गोष्ठी में पहुंचने का समय 9:30 माइनस 15 मिनट 9:15 AM। सहकर्मी के विद्यालय पहुंचने का समय 9:15 प्लस 30 मिनट तो 9:45 AM। अतः गोष्ठी का समय 9:45 AM माइनस 35 तो 9:10 AM आपका सही उत्तर हो गया। किसी विद्यालय में 28 कमरे हैं और प्रत्येक कमरे में 6 पौधे हैं। प्रत्येक पौधे के लिए प्रतिदिन 180 ml पानी की आवश्यकता है। यदि एक बोतल में 840 ml पानी भरा हुआ है तो ऐसी कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी जिससे कमरों में सभी पौधों को 3 दिन पानी दिया जा सके। बस दोस्तों आपको बस इतना लगाना है, एक दिन में कितना पानी देते हैं और 3 दिन पानी दिया जा सके सभी कमरों में। तो कितने कमरे हैं? 28 और पौधे कितने हैं? हर एक कमरे में 6, तो 28 6 168 पौधे हो गए। एक पौधा प्रतिदिन पानी पीता है 180 ml, तो 168 इंटू 80 कर दो तो 30,240 ml पानी हो गया। और एक बोतल में पानी आता है 840, तो 30,240 ml पानी आएगा। तो 1/180 इंटू 30,240 तो 36 बोतलों में दोस्तों आपका हो जाएगा। और 3 दिन के लिए 36 इंटू 3 108 बोतलों दोस्तों चाहिए। एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं। वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तब आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा। तो यहाँ ऑप्शन है आपके 128, 96, 256 और 512। तो आइए दोस्तों देखते हैं कितना होगा। वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा तो 48 सेंटीमीटर, 4 इंटू भुजा वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर। तो आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा -4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर। तो ये आपका निकल के आ गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आज मैं आपको ऐसे ही मैथ करा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं कोशिश करूँगा कि जब आपकी मैथ की क्लास बने तो मैं पेन से क्वेश्चन सॉल्व करके आपको कराया करूँ, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। निम्न में से किस में डिग्रियों की संख्या 440 से 25 अधिक है? 5 और 1/3 समकोणों। दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है, अगर आपने लैंग्वेज समझ ली बिल्कुल गलत नहीं हो। 5 और 2/3 समकोणों में, 5 और 1 आधे समकोणों में, 5 और 1 चौथाई समकोणों में। तो डी आपका सही उत्तर हो 5 और 1 चौथाई समकोणों में। 5 + 1/6 इंटू 90 तो 31/6 इंटू 90, 31 इंटू 15 465 डिग्री। संख्या 440 से 25 अधिक है। अब दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यही प्रश्न आपके सीटेट के पेपर में आएंगे तो इनको एक बार जरूर देख लें। 6.75 मीटर लंबे तथा 4.5 मीटर चौड़े फर्श को 45 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की पूरी तरह ढकने के लिए आवश्यक टाइलों की संख्या कितनी होगी? अब आपको उन्होंने चौड़ाई दे दी, लंबाई दे दी, अब बताना कि इसमें कितनी टाइलें बनेंगी। तो अच्छे प्रश्न है ना, आप अपने घर पर लगवाओगे आपको पता हो जाएगा। आपका जो काम करने वाला आता है, मिस्त्री आता है, वो कैसे बता देता है कि एक कमरे में कितनी टाइलें बन जाएंगी। तो बस जब वो सॉल्व कर सकता है बिना पढ़ा लिखा, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बहुत आसान है। ऑप्शन क्या है? 120, बी 140, सी 150 और डी 180। तो आइए देखते हैं कैसे। फर्श की लंबाई और फर्श की चौड़ाई दोनों दे दी, लंबाई इंटू चौड़ाई कर दो, पूरा एरिया निकल आया।
अब ढकने के लिए 45 सेंटीमीटर जो भुजा वाली वर्गाकार टाइल है, तो इन्होंने 45 सेंटीमीटर भुजा वाली की संख्या कितनी है, तो ये रहा आपका भाग दे दिया 45 इंटू 45 और 30,000 सॉरी 3,03,750 अपॉन 45 सेंटीमीटर, तो आपकी होगी 150 टाइलें। सी आपका सही उत्तर हो गया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी कक्षा के 21 बच्चों के भार केजी में नीचे दिए गए हैं। पूरे 21 बच्चों का वेट दिया हुआ है, ठीक है। कितने बच्चों का भार 45 किलोग्राम से 50 किलोग्राम के बीच में आता है, ये आपको बताना है। तो इससे ज़्यादा आसान प्रश्न तो कुछ होगा ही नहीं दोस्तों। कितने बच्चों का भार 45 से 50 के बीच में आता है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, बस इसको गिन लो। जो 45 से ऊपर हो 50 से नीचे हो, बस वो आपकी गिनती पूरी कर लो। सही उत्तर है दोस्तों आपका 10। देखिए 45.2, 45.8, 46, 46, 46.8, 47.3, 47.8, 48, 49, 49.2, 10 बच्चे हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है। निम्न तालिका एक विक्रेता द्वारा पहुंचे 5 महीने में बेचे गए वाहनों की संख्या को प्रदर्शित करती है। यहाँ पे आपकी ये तालिका है। जिन लोगों ने मेरी यूजीसी नेट जेआरएफ की वीडियो देखी तो उन्होंने वहाँ पे इतनी तालिका सॉल्व की है कि ये तो कुछ है ही नहीं उनके लिए, तो तालिका से कोई दिक्कत नहीं है। जनवरी में 225 वाहन बेचे, फरवरी में 318, मार्च में 272, अप्रैल में 180 और मई में 178। तो विक्रेता द्वारा जनवरी और मार्च में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या फरवरी, अप्रैल और मई में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या कितनी कम है, तो इन दो का टोटल कर लेंगे और नीचे इन तीनों का टोटल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कितनी कम आएगी 225 प्लस 272 497 और यहाँ आपका आ गया 676, तो आपकी 179 बी आपका सही उत्तर हो गया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है। निम्न पैटर्न का अवलोकन कीजिए। 1+2=3, 3+3=6, 6+5=11, 11+7=18, 18+11 29, 29+13 42, तो 42+x=y कितना होगा, ये आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, x प्लस वाई का मान क्या होगा, तो यहाँ पे हमें बताना है। अब यहाँ पैटर्न देखिए 1+2, 2 में 1 बढ़ गया है ना, फिर 2 बढ़ गए, फिर आपके कितने, फिर 2 बढ़ गए, 6 7, 7 से फिर कितने बढ़ गए, 3। अब हम यहाँ पे पूरा एग्जैक्ट निकालेंगे, तो देखिए 1+2=3, 3+3=6, 6+5=11, 11+7=18। जो टोटल आता है उसको हम आगे रखते हैं, है ना, और जो पहले नंबर पे है उसका क्या करते हैं, फिर से आपका निकाल लेते हैं। जैसे देखिए 1+2=3, 3 आंसर आया, 3 को यहाँ रख दिया। 3+3=6, 6 आंसर आया, है ना, और 6+5=11, 11 यहाँ रख दिया, +7। ठीक है, 7 में आपका 11+7=18। ठीक है, 18 यहाँ रख दिया, 11 को यहाँ, 18+11=29, 29, फिर यहाँ 2 बढ़ाने, 29+13=42, 42 यहाँ रख दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, 42+15 कितना आंसर आएगा, 42+15 वो आपका आंसर होगा बी 76। नहीं, दिया गया पैटर्न निम्नवत है। आइए 42+17=59, अतः x=17 तथा y=59, तो x प्लस वाई का मान होगा 70 + 69 76, इसलिए 76 आ रहा है क्योंकि इनका टोटल पूछा था, मैंने ये पढ़ा नहीं तो मैंने वो सही किया। आपका कितना हो जाएगा, 42+17, यहाँ पे 4 बढ़ा दिए। चलिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण एवं अधिगम में ऐसी गतिविधियां सम्मिलित करनी चाहिए जिनमें अधिगमकर्ताओं की केवल उपदेशात्मक सहभागिता हो, जो कम दिनचर्या वाले खेलों पर आधारित हों, जो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़े, जिनमें शिक्षक द्वारा अधिकतम हस्तक्षेप शामिल हो।
दोस्तों यहाँ पे ये जो है, यहाँ आंसर 17 की जगह 15 होगा, क्योंकि x की वैल्यू 15 आएगी और यहाँ पे टोटल आएगा 57 और आपका आंसर आएगा 72। ये मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहा है, ये क्वेश्चन गलत है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपने हिसाब से फॉलो कर सकते देख सकते हैं और मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ 15 होना चाहिए। चलिए, जिनमें अधिगमकर्ताओं की केवल उपदेशात्मक सहभाग है, जो कम दिनचर्या वाले खेलों पर आधारित हों, जो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़े, जिनमें शिक्षक द्वारा अधिकतम हस्तक्षेप शामिल हो। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, जो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के किसी भी पाठ्यक्रम में मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ा जाना चाहिए। बाद में गणित में अमूर्तन का महत्व समाविष्ट होना चाहिए। निचली कक्षाओं में यह महत्वपूर्ण है कि पहले चरण में मूर्त वस्तुओं पर आधारित गतिविधियां दी जाएं, जिससे बच्चा अपने दैनिक जीवन की तार्किक क्रियाओं में घटते चिंतन के बीच संबंधों को समझने के लायक बन सके। मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर, खेल विधि आदि, उदाहरण से नियम की ओर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब 7.37 और 7.4 में बड़ी संख्या पहचानने के लिए कहा गया, तब बच्चों के समूह ने 7.37 को 7.4 से बड़ी संख्या बताया। एक गणित शिक्षक के रूप में आप बच्चों को त्रुटि सही करने के लिए कैसे समर्थन देंगे? दशमलव संख्याओं को निरूपित करने के लिए स्थानीय मान की प्रणाली को अबेकस जैसी हस्तकौशल सामग्री के उपयोग द्वारा समझाइए। दशमलव संख्याओं को प्रसारित रूप को श्याम पट पर लिखिए और विद्यार्थियों को अपना उत्तर सही करने के लिए कहिए। अभ्यास के लिए समान प्रकार के अधिक उदाहरण दीजिए। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक देखने के लिए प्रक्रिया समझने के लिए कहिए। तो दोस्तों, ए आपका सही उत्तर है। क्या है? ए है, दशमलव संख्याओं को निरूपित करने के लिए स्थानीय मान की प्रणाली को अबेकस जैसी हस्तकौशल सामग्री के उपयोग द्वारा समझाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के विद्यार्थी ने योग के प्रश्न को निम्नलिखित प्रकार से हल किया। ठीक है, आपका आंसर आ गया। अपनी त्रुटि को ज्ञात करने में विद्यार्थी की सहायता करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? विद्यार्थी को उसका उत्तर अपने सहपाठियों के साथ जांच के लिए कहें। विद्यार्थी को सत्रुटिकन का उपयोग करके योग ज्ञात करके अपने उत्तर की तुलना करने के लिए कहें। प्रश्न को दोबारा करके विद्यार्थी को अपना उत्तर जांचने के लिए कहें और विद्यार्थी को गणक कैलकुलेटर का उपयोग करने के लिए कहें। तो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर कक्षा 3 के विद्यार्थी ने योग के प्रश्न को इस प्रकार हल किया कि 51 28 प्लस 27 78। अपनी इस त्रुटि को ज्ञात करने के लिए विद्यार्थी सहायता करने के लिए सबसे उपयोग विधि है कि विद्यार्थी सत्रुटिकन संख्या का उपयोग करके योग ज्ञात करके अपने उत्तर की तुलना करने के लिए कहें। जैसे 51 58 का सत्रुटिकन 5100 और 2707 का 2700, तो 7800 हो गया। अब 7800 के सत्रुटिकन मान उत्तर होगा 5128 7835। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में एक शिक्षण के साधन के रूप में हैस्लिलेशन टाइलिंग का सबसे उपयुक्त उपयोग निरूपित करता है? ज्योमिति में क्रियाविधिक अधिगम को विकसित करने के लिए, कोणों को मापने के लिए और ज्यामितीय आकृतियों के उपयोग से पैटर्न बनाने के लिए, स्थानीय मान की अवधारणा को विकसित करने के लिए। तो सी है आपका, ज्यामितीय आकृतियों के उपयोग के पैटर्न बनाने के लिए। प्राथमिक कक्षाओं में एक शिक्षण के साधन के रूप में हैस्लिलेशन टाइलिंग का सबसे उपयुक्त उपयोग ज्यामितीय आकृतियों के उपयोग से पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। नोट, टेस्लिलेशन का अर्थ है कि बिना कोई खाली जगह छोड़े, बिना या ओवरलैप किए, बिना किसी सतह या तल के को समतल आकृतियों से भरना। अतः ऐसी आकृतियों में एक पैटर्न के रूप में समझा जा सकता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करने पर विचार कर रही है ताकि परीक्षा में विद्यार्थियों को प्राप्तांकों को सुधारा जा सके।
कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों का प्रदर्शन सुधारा जा सके। और है आपका पाठ्यक्रम को पूरा करने में शिक्षकों को भार को कम किया जा सके। विद्यार्थी रटकर सीखने से अलग वास्तविक समझ की ओर बढ़ें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करने पर विचार कर रही है ताकि विद्यार्थी रटकर सीखने से अलग वास्तविक समझ की ओर बढ़ें, NEP 2020 के अनुसार। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षण और अधिगम केंद्रित होना चाहिए। कार्य विधियों को कंठस्थ करने पर, अवधारणा का परिचय देने के लिए गणितीय खेलों, पहेलियों एवं गतिविधियों पर, पहाड़ों, गणना आदि के रटंत्र अधिगम पर, प्रकरण टॉपिक पर आधारित कई प्रश्नों को हल करने पर, ताकि विद्यार्थी को सही प्रणाली विधि सीख सकें। बी आपका एकदम सही उत्तर है दोस्तों। बी है अवधारणा का परिचय देने के लिए गणितीय खेलों, पहेलियों एवं गतिविधियों पर। राष्ट्रीय शिक्षा NEP 2020 नीति के अनुसार NCFSE का मतलब है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर प्री स्कूल एजुकेशनल और नेशनल कमेटी फॉर स्कूल एजुकेशन, नेशनल कमेटी फॉर फोकस इन स्कूल एजुकेशन। तो ए है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार NCFSE का फुल फॉर्म नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन है, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, समतल पृष्ठों और वक्र पृष्ठों के बीच अंतर करने में विद्यार्थियों की मदद हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोगी होगी? समतल एवं वक्र पृष्ठों में मॉडल दिखाना, विभिन्न पृष्ठों की वीडियो दिखाना, एक पटेर का उपयोग करते हुए त्रिविमीय वस्तुओं जैसे गोला, बैंगन आदि को लुढ़काकर और फिसलाकर प्रदर्शित करना, और श्याम पट पर आकृति बनाना और उनको समतल पृष्ठों और वक्र पृष्ठों के रूप में वर्गीकृत करना। सी आपका सही उत्तर है दोस्तों, फिसलाकर प्रदर्शित करना। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपको किसी टॉपिक की या सब्जेक्ट की विशेष CTET के लिए PYQ के वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उसकी विशेष प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने में दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों, बच्चों के लिए प्राथमिक कक्षा से गणित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि गणित कैसे सीखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त कथन प्रमाण दे रहा है? तो शिक्षक द्वारा यह बताया जाना कि किस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करना, विद्यार्थियों को प्रतीक्षा करने के लिए आवश्यकता है, विद्यार्थियों को हल किए गए प्रश्नों को अच्छी तरह से देखने की और कलन विधि या याद करने की आवश्यकता है, विद्यार्थियों को सीखी हुई कार्यविधियों के सटीक पुनरुत्पादन की अपेक्षा कार्यविधि की समझ पर ध्यान केंद्रित करने और अत्यधिक महत्व देने की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बी आपका सही उत्तर है, सी एकदम। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, परवेज प्राथमिक कक्षा का एक गणित का अध्यापक है। अपने विद्यार्थियों को संख्या पढ़ाते हुए वह उन्हें वस्तुओं के विभिन्न समुच्चय देता है और उनके दिए गए समुच्चय में वस्तुओं की कुल संख्या बताने के लिए कहता है। वह को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वस्तुओं के वर्गीकरण की अवधारणा, स्थानीय मान की अवधारणा, संख्याओं के क्रम सूचक बोध और संख्याओं के गणन संख्या कार्डिनल बोध। तो डी है आपका संख्याओं के गणन संख्या कार्डिनल बोध। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से मूल्यांकन की कौन सी विधि गणित की कक्षा में उन विद्यार्थियों की सहायता करेगी जो अभिप्रेरित नहीं है? एक सार्व कक्षा परीक्षा, एक प्रश्नावली, क्रियाकलाप आधारित मूल्यांकन, निर्देशित शिक्षण। तो सी है आपका गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा छात्र का मूल्यांकन उनकी मानसिक और शारीरिक सक्रियता के आधार पर निर्भर होता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक स्तर की NCERT की गणित की पाठ्यपुस्तकों में विविध रूप से कहानियाँ, कविताएं, पहेलियाँ और खेल शामिल हैं। इनको सम्मिलित करने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है गणित के पाठ्यक्रम को कम करना, गणित को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना, बच्चों को फुर्सत की गतिविधियाँ उपलब्ध कराना, गणित की कक्षा में हास्य प्रयास के लिए अवसर प्रदान करना। तो बी आपका सही उत्तर है दोस्तों, गणित को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनावादी कक्षा में गणितीय गतिविधि को निरूपित नहीं करता है? एक बच्चा विभिन्न आकृतियों को वर्गीकृत कर रहा है, एक बच्चा गणितीय अवधारणा पर आधारित एक कहानी की रचना कर रहा है, एक बच्चा एकत्रित आंकड़ों के आधार पर ग्राफ बना रहा है,
एक बच्चा श्याम पट्ट के प्रश्नों की नकल करके लिख रहा है। तो डी आपका सही उत्तर है। एक रचनावादी कक्षा में गणितीय गतिविधि का अर्थ है छात्र द्वारा सीखने की अपनी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होकर स्वयं सीखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चलो, निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक परीक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त है? बच्चे की समझ में रह गई कमियों को पहचानने में मदद करता है, माता पिता को प्रतिपुष्टि देने में उपयोगी है, बच्चों का नामीकरण करने में मदद करता है, और है आपका, अब माफ़ करिएगा दोस्तों, तो आपका ए सही होगा। नैदानिक परीक्षा निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा छात्रों की समस्या का पता किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक शिक्षक शिक्षिका 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को क्षेत्रफल की अवधारणा का परिचय देने हेतु केवल आयताकार एवं वर्गाकार आकृति का प्रयोग करती है। एक विद्यार्थी खड़ा होता है और शिक्षक शिक्षिका से पूछता है, यदि मेरा कक्ष ना ही आयताकार और ना ही वर्गाकार है और मैं उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहता हूं तो यह कैसे ज्ञात होगा? क्षेत्रफल की अवधारणा के पूरी समझ में कमी, बच्चा विद्रोहपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, बच्चा कक्षा में शरारती हो रहा है, बच्चा एक अर्थपूर्ण एवं तर्कपूर्ण गणितीय समस्या पूछ रहा है। तो आपका दोस्तों सही उत्तर यहाँ पे होगा डी आपका सही उत्तर है। शिक्षक द्वारा क्षेत्रफल की अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल आयताकार और वर्गाकार आकृति का प्रयोग किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपका पूरा PYQ का सेट कंप्लीट हुआ और उम्मीद है दोस्तों कि ये मैथ आपका कंप्लीट हुआ। मैं आपको EVS हिंदी इंग्लिश सब कराऊंगा और कल से दोस्तों मैं आपको पूरे सब सब्जेक्ट एक ही वीडियो में करा दूंगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।